हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ऐसे 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जिसको करने के बाद एक तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दूसरा इस टाइप का क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। इतने सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने 5 लेके आया हूँ आपके लिए, मतलब इस टाइप का आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर दिखेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या लिखा है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। अब जेड क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। और लिखा है आर जो है रिलेशन जो है वो कंडीशन दे रखी है ए कॉमा बी जो है वो क्या बताता है, ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2। मतलब जो ए कॉमा बी हमारा ऑर्डर पेयर है, हमारा जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा बी, आप सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लिया करो। मतलब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि इसको चेक करो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। और मैं तो आपसे बोलूंगा जब भी क्वेश्चन डिविजिबिलिटी वाला आ जाए ना कि ये a प्लस बी 4 से डिविजिबल है या फिर a माइनस बी 4 से, ये मैं आपको बताऊं इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है। कभी प्रूफ करने को आएगा, कभी चेक करने को आएगा, लेकिन तुम याद रखो कि ये होता ही है। ठीक है, अच्छा अब अटेम्प्ट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, कई बार लिखने में बहुत प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में, समझ रहे हो। तो सबसे पहले आप लिखा करो जो कंडीशन है, यानी कि ये अगर ऑर्डर पेयर है और रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि a प्लस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है। मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a प्लस बी 2 का मल्टीपल है। कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज मल्टीपल ऑफ 2 या डिविजिबल बाई 2। तो डिविजिबल कोई कब होगा, जब 2 का मल्टीपल होगा। तो मैंने 2m लिख लिया, तो इसकी मीनिंग डिफाइन कर दी। तो आप ऐसे ही करा करो स्टार्टिंग में। अब आपको इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। और मैंने पहले बता दी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो होते ही हैं, लेकिन अब करके दिखाना है। तो चलो रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, हम चेक करेंगे किसको कि ऑर्डर पेयर हमारा ए कॉमा ए लाइक कर रहा है या नहीं। आपको पता है ना कंडीशन क्या होती है रिफ्लेक्सिव की, ए कॉमा ए। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए कॉमा बी लाइक कर रहा है तो उल्टा बी कॉमा ए करना चाहिए। और ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है तो ए सी लाइक करना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको समझा तो रही हूं कि रिफ्लेक्सिव में हम चेक किसको करते हैं, ए कॉमा ए को। इसका मतलब जो ये बी है उसको ए लिखना है। तो अगर ए प्लस बी को मैंने बी वाले को भी ए कर दिया, ये बी हमारा ए बन गया, तो क्या ये 2a आ गया। तो आप देख पा रहे हो ये 2a का मतलब है कि ये जो कंडीशन है ये डिविजिबल हो गई, इट इज डिविजिबल बाई 2। और हमें भी यही बोला गया था कि हमारा जो a प्लस बी है वो 2 से डिविजिबल है या 2 का मल्टीपल है। तो हमारा 2 से डिविजिबल आ गया, इसका मतलब कंडीशन हमारी ट्रू आ गई है। इसका मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है ए कॉमा ए वो बिलोंग कर जाएगा हमारे रिलेशन में। तो ये हो जाएगा इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन हो जाएगा, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, कैसे लिखेंगे। अगेन सिमेट्रिक में क्या करना है, जो कंडीशन गिवन होती ना इसको इफ करके लिख दिया करो। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग क्या है कि ए प्लस बी 2 का मल्टीपल है। ए प्लस बी जो है वो 2 का मल्टीपल है। अब तुम्हें क्या लाना होता है ये पहले से बता दिया करो। देखो सिमेट्रिक में ये होता है ए कॉमा बी हमने लिख लिया, अब हमें लाना होगा बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर ये आ गया तो हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये कब आएगा, जब हमारा b प्लस ए 2 का मल्टीपल हो, तभी तो आएगा। मतलब उल्टा, जैसे इधर a प्लस बी 2 का मल्टीपल है, यहां b प्लस ए होना चाहिए। तो आप बताओ क्या इस स्टेप से हम ये स्टेप लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है। इसका मतलब है a प्लस बी को आप बस b प्लस ए लिख दो और तुरंत ही आप लिख सकते हो इस कंडीशन के आने के बाद कि दैट इंप्लाइज b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। और अगर b कॉमा ए अगर हमारा रिलेशन में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आई बात समझ में। तो बस ये देख लिया करो, कभी कभी सिंपल होगा, कभी कभी थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन तरीका जो बता रहा हूं उसी तरीके से करना है। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो भाई ट्रांजिटिव में आपको क्या करना होगा, ट्रांजिटिव में 2 कंडीशन लेनी पड़ती हैं। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये 2 लेने होंगे।
और लाना क्या होगा, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, ये लाना होगा। और ये कब आएगा, जब हमारा a प्लस सी जो है वो 2 का मल्टीपल आ जाए, या बोले 2 से डिविजिबल आ जाए। ठीक है, 2 का मल्टीपल आ जाए, 2 से डिविजिबल आ जाए। तो देखो ए बी का मतलब था, ए बी अगर आर रिलेशन में बिलोंग करता है तो इसका मतलब था ए प्लस बी जो है वो 2 का मल्टीपल है। अगर बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है यानी कि बी प्लस सी भी 2 का मल्टीपल है। अब 2 के मल्टीपल को मैंने 2n कर दिया, इधर 2m है तो उधर 2n कर दिया। अब आपको लाना है a प्लस सी, यानी b का कोई काम नहीं है, तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, सबस्ट्रैक्ट कर दो। मतलब अगर ये फर्स्ट कंडीशन है तो ये देख लिया करो कि किससे काम चल जाएगा। तो देखो ट्रांसक्रिप्ट करने में आप क्या करो, पहले लिख लिया करो रिजल्ट, क्योंकि कोई क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, कोई थोड़ा हार्ड होगा। तो आपको क्या करना है, ये लिख लो, इससे आइडिया लग जाएगा कि इन दोनों कंडीशन में मुझे करना क्या है, ऐड करना है, सबस्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है। तो हमें दिख रहा है कि हमें आंसर ए और सी में चाहिए, बी का कोई रोल नहीं है, बी का कोई रोल नहीं है, तो बी को हमें हटा देना है। ठीक है, अच्छा लेकिन यहां पे अगर आप सबस्ट्रैक्ट करते हो, जैसे यहां पे एक प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि अगर आपने सबस्ट्रैक्ट करा तो माइनस बी हो जाएगा, यहां ए माइनस सी आ जाएगा, जबकि हमें चाहिए क्या होगा, ए प्लस सी चाहिए होगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा फिर हम सी कैसे लाएं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, जैसे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 2m है, यहाँ पे b प्लस सी इक्वल टू 2n है। तो अगर मैंने चलो ये लिखा a प्लस बी इक्वल टू 2 का मल्टीपल, ठीक है, और b प्लस सी अगर मैंने करा 2n, तो यहां पे जैसे ही आपने सबस्ट्रैक्ट करा मान लो इसको, तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि b से b हो रहा है कैंसिल, लेकिन ये a माइनस सी हो जाएगा और हमें चाहिए होगा a प्लस सी। तो अब आपको ये दिमाग लगाना है कि हम इसमें a प्लस सी ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। मतलब समझ रहे बात को, कि अगर a प्लस बी है और b प्लस सी है, दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, तो इससे क्या हम a प्लस सी रिजल्ट ला सकते हैं, ये हमें दिमाग लगाना होगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, b से b अगर कट जाएगा तो a माइनस सी आ जाएगा, हालांकि ये तो 2 का मल्टीपल आएगा, लेकिन हम a प्लस सी कैसे लाएंगे। तो a प्लस सी तो तभी आएगा जब हम दोनों को ऐड करेंगे। भाई a और c ऐड करना है, फिर b का क्या करें, क्योंकि b तो प्रॉब्लम करेगा। समझ रहे बात को। तो b के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि b के लिए फिर क्या किया जाए, क्योंकि आपको तो आंसर a प्लस सी ही लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया कि भाई माइनस, क्योंकि देखो आपने अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन करे हो, कहीं भी क्वेश्चन करा होगा, माइनस करने से काम चल जाता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, माइनस करने से b और b कट जा रहा है, लेकिन a माइनस सी आ रहा है, तो इसका मतलब है ऐड तो करना है। चलो ऐड करते हैं, क्योंकि हमें a और c ऐड, तो 1 प्लस 2 करा तो क्या हो जाएगा, देखो a और c ऐड हो जाएगा, और b ऐड हो गया, क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा, और इधर ऐड होगा 2m प्लस का 2n आएगा कि नहीं आएगा। तो a प्लस सी जो है वो क्या आ जाएगा, 2m प्लस का 2n। इस b वाले टर्म को भी आरएचएस में भेज दो, क्या वो माइनस का 2b हो जाएगा। तो क्या a प्लस सी जो है, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं तो m प्लस n माइनस b आ जाएगा, यानी कि a प्लस सी जो है वो 2 का देखो आ गया मल्टीपल। तो बस आप लिख सकते हो a प्लस सी इक्वल टू 2 का मल्टीपल। अब आप ये मत समझने लगना कि सर यहाँ पे m प्लस n माइनस b लिखा, आपने अकेला m लिख दिया। मेरा यहाँ पे m का मतलब है कि a प्लस सी 2 का मल्टीपल है। आप चाहो तो 2m ना लिख के ऐसा लिख सकते हो, a प्लस सी इज इक्वल टू, या a प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ 2। वैसे भी हमें बताना है कि a कॉमा b का मतलब क्या था, a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो मैं यही लैंग्वेज यूज कर लेता हूं कि a प्लस सी, मतलब इसको देख के क्या लग रहा है, a प्लस सी इज डिविजिबल बाई 2। और अगर ये ओरिजिनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब पक्का a कॉमा सी जो है वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा और ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा चीज थी और आपने देखो नई तरीके की चीज थी, आपने ऐसा नहीं किया होगा। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया हमारा। अब लिखा है राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। अब ये इक्विवेलेंस क्लास कैसे आती है, तो इसमें ये है कि अगर आपको, अच्छा ये नोट कर लो आप इतना पहले, मैं फिर आपको एक्सप्लेन इधर करता हूं। अब आपको बताना है जीरो के लिए इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। तो देखो जैसे a प्लस बी जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो जो एक नंबर दे देते ना, बोलते हैं इसका इक्विवेलेंस क्लास बताओ, तो ये कहीं ना कहीं a दे दिया तुम्हें 0। अब तुम्हें ये सोचना है
कि तुम्हारा बी क्या क्या हो सकता है, बी को बताना है क्या क्या हो सकता है यहां पे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप बताओ, जीरो के साथ अगर बी को जीरो ले लूं तो जीरो प्लस जीरो क्या वो 2 का मल्टीपल है? यस, तो भैया जीरो तो होगा। अगर जीरो के साथ मैंने 1 लिया, मतलब बी को 1 ले लिया, तो जीरो प्लस 1 क्या ये 2 का मल्टीपल नहीं है? तो 1 नहीं ले सकते, तो फिर मैंने 2 लिया। अच्छा, इंटीजर नंबर ही ले सकते हो, ठीक है, तो 2 लिया जीरो के साथ, तो ए जीरो बी 2, तो ऐड करोगे 2 का मल्टीपल आ जाएगा, यानी ये सही है। तो इसका मतलब है यहां से पता लग रहा है 0 2, फिर 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। अच्छा, इंटीजर है तो नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, तो 2 हम प्लस का भी ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं, प्लस का 4 ले सकते हैं, माइनस का 4 भी ले सकते हैं। तो आइडिया लग गया कि इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी 0, फिर प्लस का 2 प्लस का 4 ऐसे ही चलेगा राइट साइड में, और ऐसी नेगेटिव में -2 -4 डॉट डॉट। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास है। यानी इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं कि जो ए और बी में कंडीशन है तो ए हो जाता है फिक्स, ये फिक्स हो गया। अब बी की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी, बी को तुम क्या क्या ले सकते हो जिससे ये जो कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई करे, तो वो बी की वैल्यू जो निकलती है उसी को बोल देते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस जीरो, जैसे इसमें बोला गया। समझ में आया? तो ये इसका आंसर हुआ। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो, नोट कर लो। अब यहां पे देखो क्या है लिखा है, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आर बी द रिलेशन एन क्रॉस एन। अब यहां पे क्या है कि जो अभी तक हम ऐसे देखते थे कि ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है तो कुछ कंडीशन दे देंगे कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है या मल्टीपल बाई 2, इस तरीके से। लेकिन यहां पे जो कंडीशन है वो है a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, और ये कंडीशन है। यहां मतलब जो a और b होता है ना, जैसे हम लिखते हैं a का रिलेशन है b के साथ, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यहां पे जो a है ना वो खुद में एक ऑर्डर पेयर है मतलब, और जो b है वो खुद में एक ऑर्डर पेयर c कॉमा डी है। बात समझ में आ रही है? खुद में ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पे a कॉमा बी का रिलेशन c कॉमा डी से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी कंडीशन है AD इज इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC, आप ये समझो ये A है और ये B है, समझ रहे हो? ये A है और ये B है, और ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अब देखो तभी आप समझ पाओगे, ये A कॉमा A ऐसे समझो, ये A है और ये B है, सॉरी A और ये B, तभी आप समझ पाओगे रिफ्लेक्सिव में कैसे करना है, सिमेट्रिक में कैसे करना है, ट्रांसिटिव में कैसे करना है। हमें इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर आपको याद हो, जैसे वहां पे a कॉमा बी होता है तो हम किसको लाते हैं, a कॉमा a को लाते हैं ना, सेम। तो यहां पे जैसे 2 ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं तो दूसरा वाला भी सेम लाना पड़ेगा। नहीं, आपको चेक किसको करना होगा, चेक करना होगा a कॉमा a का रिलेशन, यहां पे a कॉमा a के सॉरी a कॉमा b है ना, एक मिनट, a कॉमा बी, कंफ्यूज मत हो ना, जैसे मैं भी गलती से वो लिख दे रहा हूं कि आदत होती ना a कॉमा a लिखने की। यहां पे आप ये समझो, जब हम a इधर लिखते थे a कॉमा बी, हम इसको चेंज करते थे और a कॉमा a लिखते थे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में। लेकिन यहां पे जो दूसरा वाला ऑर्डर पेयर है, जो दूसरा एलिमेंट होता था वो चेंज करते थे, पहले को कुछ नहीं करते थे। यानी ये a कॉमा बी रहेगा और इसको चेंज कर देंगे a कॉमा बी में, और ये देखेंगे कि ये कंडीशन ट्रू आ रही है क्या। अगर ट्रू आएगा तो फिर ये वाला हमारा ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन में लाई कर जाएगा। तो देखो अब आपको ये समझना पड़ेगा इसमें हो क्या रहा है। इसमें बेसिकली हो रहा है पहला नंबर और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और बीच वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो BC, तो करते हैं पहला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई AB आएगा और बीच वाले मल्टीप्लाई यानी BA आएगा। तो AB और BA को हम AB लिख सकते हैं। क्या कंडीशन ये ट्रू आ रही है? अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू आ रही है, तो इसका मतलब इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सिमेट्रिक कैसे करते हैं? सिमेट्रिक में हमारी जो भी कंडीशन होती है ऑर्डर पेयर में उल्टा लाना होता है। यानी कि अगर ये कंडीशन मुझे गिवन है, इफ A कॉमा B आर C कॉमा D, ये गिवन है AD इक्वल टू BC, तो मुझे लाना क्या होगा? मुझे इसका उल्टा लाना होगा, यानी कि C कॉमा D,
मतलब ये मान लो ये ए है और ये बी है, तो उल्टा करते हैं, तो ये सी कॉमा डी पहले आना चाहिए और ये ए कॉमा बी बाद में। अगर ऐसा आ गया, अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो मैं कह पाऊंगा कि इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। तो ये कब आएगा, तो पहले से लिख लो वो चीज। देखो कंडीशन क्या कहता है, पहला और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई और बीच बीच का। ये तब आएगा ना जब पहला और लास्ट यानी कि सी और बी का मल्टीप्लाई और बीच वाले का मल्टीप्लाई डी ए। अब आप ये सोच लो कि इसके बाद ये कैसे आएगा। तो आप देख पा रहे हो, अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं बी सी को लेफ्ट में कर लूं, राइट साइड में ए डी कर लूं। अब आप बताओ, बी सी को क्या मैं सी भी लिख सकता हूं, ए डी को डी ए लिख सकता हूं, सही है। यानी इसके बाद यही स्टेप हो गया, काम खत्म। तो जो इस तरीके से मैं बता रहा हूं कि तुम क्या करा करो, पहले से ये लिख लिया करो लाना क्या है, जो लाना है उसके अकॉर्डिंग स्टेप डिसाइड कर लिया करो। अब ये कंप्लीट स्टेप हो गया, तो इसलिए ये सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है? अगर आप इसी समझ पा रहे हो तो वीडियो को फीडबैक जरूर बताना कि यार क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चंस करने का। अच्छे क्वेश्चंस है सारे, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसटिव पे, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांसटिव पे। तो ट्रांसटिव में क्या होता है, ट्रांसटिव में अगर आपको याद हो तो नॉर्मल ऑर्डर पेयर जो होते थे उसमें ए बी और बी सी लेना होता था। यहां पे एक कंडीशन ये है, यानी कि इफ ए बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, और इसका मीनिंग है ए डी इक्वल टू बी सी। अब आपको याद है जब ए बी में कोई कंडीशन दी जाती थी तो ट्रांसटिव वाले में बी सी हम खुद से लेते थे। कंडीशन आपको हमेशा ए बी में दी जाती थी, बी सी खुद से लेते थे। तो यहां पे ये कंडीशन खुद से दे रखी है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो आप लिखते थे ए बी, तो ये मान लो ए है और ये बी है, फिर लिखते थे बी सी, यानी बी तो ये लोगे दूसरी कंडीशन में, ठीक है। यानी कि सी कॉमा डी, और सी वाली जो कंडीशन है, प्लीज आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सी कहोगे सी तो वही है सर, सी तो इसमें भी है। देखो समझो, आपको जब ए बी कंडीशन दी जाती थी ना, ये ए हो गया ये बी हो गया, तो बी तो इधर आएगा, लेकिन सी खुद से लेते थे। बस यहां पे ये ए बी होता था, यहां पे ए खुद में एक ऑर्डर पेयर है और बी खुद में एक ऑर्डर पेयर है। तो जो सी हमें लेना होता था एक्स्ट्रा, तो एक हमें ऑर्डर पेयर लेना होगा, तो वो मैंने ले लिया ई एफ। समझ रहे बात को? यहां पे बस चीजें क्या हुई हैं, ऑर्डर पेयर में आ गई, बस इतना सा अंतर है। यहां पे क्या हो गया, चीजें हमारी क्या हो गई, ऑर्डर पेयर में आ गई, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो आप ये, इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप इसको माइंड में ए रखो, इसको बी रखो, तो आप समझ पाओगे इस बात को कि रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या करा, बी वाले को भी ए ले लिया। सिमेट्रिक में तो उल्टा करना होता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। बस यहां पे ऑर्डर पेयर में है, बस इतना सा है। अच्छा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होना चाहिए, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई यानी सी एफ इक्वल टू बीच और बीच वाले मल्टीप्लाई डी ई। अच्छा, लाना क्या होता है अगर आपको याद हो ट्रांसटिव में, ए और सी को लाना होता है। ए मतलब ए बी, तो आपको क्या लाना होगा, ए बी का रिलेशन किससे आना चाहिए, लास्ट वाले से, सी से आता ना ई एफ। तो अगर ये आ गया तो हम कह पाएंगे कि इट इज ट्रांसटिव, तभी तो हम कह पाएंगे कि ये क्या है, ये हमारा ट्रांजिटिव है भाई। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कैसे लाया जाए, चलो ये, अच्छा ये कब आएगा, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई यानी कि ए एफ और बीच वाला मल्टीप्लाई बी ई, यानी आपको चाहिए ए एफ इक्वल टू बी ई इनसे। तो यानी आपको डी का कोई काम नहीं है भाई। देखो कहीं डी है क्या, नहीं है ना, तो एक काम करो, इस वाली कंडीशन से डी निकाल लो, तो कितना आएगा, बी सी अपॉन ए आएगा, और इस वाले में डी पुट कर दो, ठीक है। तो इसको मान लो अगर मैं फर्स्ट कंडीशन मान रहा हूं, इसको सेकंड, तो डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड। मतलब क्या करा, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी ना, इससे डी निकाल लिया, क्योंकि देखो यहां पे कहीं डी नहीं है। मैं वही बार बार बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए तो आप दिमाग ये लगाना कि यार आपका आंसर ए बी और ई एफ में है, डी तो है ही नहीं। तो हमने क्या करा, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, और फर्स्ट वाले से निकाली मैंने वैल्यू। चलो रखते हैं यहां पे, तो सी एफ इज इक्वल टू डी, डी की वैल्यू ये रख दो, बी सी अपॉन ए, फिर मल्टीप्लाई में है ई, तो सी से सी कट गया। अब देखो ए का मल्टीप्लाई एफ में होगा, देखो ए एफ आएगा, और देखो ये बी ई है,
क्या हमारा आंसर आ गया। कितना आसान हो गया, बस हो गया। हमने ये पहले लिख लिया था, मैंने कहा ना जो आंसर लाना है वो पहले ही आ जाता है। भाई प्रूफ करना है तो आंसर तो आएगा ना, इसी से आपको लेकिन पता लगता है एक्चुअल में करना क्या है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। रट्टा मारोगे क्वेश्चन में, आपको कोई नया क्वेश्चन दे देगा, आप रट्टा मार के बैठे हो। अगर आपने मेरा लॉजिक पकड़ लिया कि भाई पहले क्या करना है, पहले हमें ऐसा करना है कि आंसर जो है वो लाना तो है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है इन दो इक्वेशन में वो सोच लो। ठीक है, आया समझ में। तो एक बार दोबारा से देख लेना कैसे मैंने करा इक्विवेलेंस रिलेशन, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, नोट कर लो। अब इसमें क्या है, सो दैट द रिलेशन दिस ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर है और ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है और इसमें कंडीशन है ए लेस देन इक्वल टू बी। बोला ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, जो चीज है उसको तो राइट कर लेते हैं। चलो रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में हम चेक किसको करते हैं, ए कॉमा ए को। इसका मतलब बी की जगह भी ए लिख लो। अब आप बताओ ए लेस देन इक्वल टू ए और नीचे इक्वल टू का भी साइन है, तो इक्वल टू तो है ना, तो ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू आ गई, इसका मतलब ए कॉमा ए हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, कॉमन सेंस की भी बात है। अगर 1 2 से बड़ा, 2 1 से बड़ा है तो क्या उल्टा कर दोगे, 2 इधर कर तो 1 जो है वो 2 से बड़ा हो सकता है क्या, उल्टा नहीं हो सकता ना, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। तो पहले हमने सिमेट्रिक कैसे करेंगे, सिमेट्रिक में आप ले लोगे इफ हमारा जो ऑर्डर पेयर है 1 कॉमा 2 लिया हमने, अगर तो 1 A1 ले लिया B2, तो ये कंडीशन तो ट्रू है। लेकिन चेक अगर हम 2 कॉमा 1 को करें तो यानी A को 2 रख दिया, B को 1 रख दिया, तो क्या 1 2 से बड़ा है, नहीं है ना। तो इसका मतलब 2 कॉमा 1 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा होगा रिलेशन में, और नहीं कर रहा है। 1 कॉमा 2 कर रहा है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं कर रहा है, तो नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, नॉट सिमेट्रिक। अब ये बोला ट्रांजिटिव तो ये है, तो ट्रांजिटिव कैसे करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम दो कंडीशन लेते हैं। एक तो ये जो दी है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या मतलब है इसका कि ए लेस देन इक्वल टू बी। और एक हम खुद से लेते हैं बी कॉमा सी की कंडीशन, और कहां से लेते हैं, इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, यानी कि ए लेस देन सी से। अच्छा, जो लाना है वो पहले लिख लो, क्या लाना होगा, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर लाना होगा। और ये आ गया तो मैं कह दूंगा ना इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। और ये कब आएगा ए कॉमा सी, जब ए लेस देन इक्वल टू सी होगा। अब आप बताओ क्या इन दो कंडीशन से, फर्स्ट से और सेकंड से, अच्छा यहां बी होगा ना, बी सी है ना, तो बी सी होगा, क्या आप इन दो कंडीशन से ये लिख सकते, तो आंसर है यस। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी मैं आपको लॉजिक से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं 2 1 से बड़ा है और 3 जो है 2 से बड़ा है तुम्हारा 3, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि 1 जो है 3 से छोटा है या 3 फिर 1 से बड़ा है, इन दोनों में भी तो रिलेशन आ जाएगा ना। तो A छोटा है B से, B छोटा है C से, तो मैं कह सकता हूं ना कि A छोटा है C से, तो ये वाली कंडीशन लिख दूंगा, तो इससे ये आ जाएगा और ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो आप लोग क्या करा करो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में पहले से स्टेप पता रखो कि क्या लिखना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया, नोट कर लीजिए। और आप लोग बताना फीडबैक में कि कैसा लग रहा है, ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जैसा भी है बताना। जैसे सारे बच्चे बोलते हैं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बताना, ठीक है, आपको कितना समझ में आया। अब यहां पे देखो क्या है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट माइनस इनफाइनाइट से 0 -1 से 0 डिफाइंड बाई एफ एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 इज 1 1 एंड ऑन टू। मतलब ये एक फंक्शन हमारा जो है वो 1 1 एंड ऑन टू है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो ज्यादा दिमाग लगाना, प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, यहां पे जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। अच्छा, इसमें ये खुद बता दिया क्वेश्चन में कि जो x की वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से 0 है, या फिर मैं बोलूं कि x की वैल्यू लेस देन 0, यही तो मतलब है
भाई माइनस इनफाइनाइट से जीरो का क्या मतलब है? माइनस इनफाइनाइट से जीरो का मतलब है कि यहां पे हमारा x जो है वो लेस देन जीरो है। और ये हमें मॉड में सीखा है हमने कि अगर हमारा x लेस देन जीरो होता है तो जो मॉड x है वो माइनस एक्स से ब्रेक होता है। तो फाइनली हमारा फंक्शन ये है और इसी को हमें 1 1 ऑन टू करना है। अच्छा, कभी फंक्शन इस तरीके से लिखा होता है तो ये डोमेन होता है और ये क्या होता है? को डोमेन। ठीक है, जो पहला वाला होता है सेट वो होता है डोमेन और ये होता है को डोमेन। तो हमने डोमेन के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन को चेंज कर लिया है क्योंकि x जो था वो लेस देन जीरो था, तो इस तरीके से। अच्छा, एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है, उसमें ये वाली कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए मैंने जब करवाया था मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन का, उसमें मैंने दो केस बनाए थे, एक x लेस देन जीरो का, x ग्रेटर देन जीरो का। ये तो अच्छी बात है, इसमें केस कम हो गया। ठीक है, चलो अब ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने मुझसे पढ़ाई करी तो मैंने कुछ सिखाया था कि कोई क्वेश्चन प्रूफ करना है तो उसका सेट मेथड है। तो अगर आपने वहां से सीखा है वन शॉट के थ्रू या कहीं से भी आपने, मतलब चाहे एनसीईआरटी मुझसे की हो, तो मैंने क्या सिखाया था कि वन वन का सेट मेथड क्या है? वन वन का सेट मेथड है कि fx1 इज इक्वल टू कर दो fx2। मतलब क्या? वन वन का जो सेट मेथड है वो है fx1 इक्वल टू fx2। चलो सिंप्लीफाई करेंगे। fx1 कितना आएगा? इसमें जितने भी x आपको दिख रहे हैं सबको x1 लिख दो, तो x1 अपॉन 1 माइनस x1, फिर x2 रख दो तो x2 अपॉन 1 माइनस x2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस x2 में, x2 का मल्टीप्लाई 1 माइनस x1 में, तो x1 माइनस x1 x2, x2 माइनस x2 x1, x2 x1 और x1 x2 एक ही बात है, कट गया, तो क्या x1 बराबर x2 आ गया। तो 1 1 की यही कंडीशन होती है। स्टार्ट करते हैं fx1 इक्वल टू fx2 से, लेकिन आंसर आता है x1 इक्वल टू x2, तो हम कह देते हैं कि दिस फंक्शन इज 1 1, दिस फंक्शन इज 1 1। अब आते हैं ऑन टू का सेट मेथड क्या है। वैसे ऑन टू में क्या होता है? कोडोमेन, ये जो कोडोमेन है और रेंज इक्वल होता है। तो अभी देखते हैं कैसे निकालेंगे ऑन टू का। देखो सेट मेथड क्या है। ऑन टू का सेट मेथड है कि जो fx आपको दिया जाए, ठीक है, fx अगर आपको दिया गया है तो fx को y ले लो। क्या? fx को y ले लो और x की वैल्यू y की टर्म में निकालो और यहां से रेंज निकालो। और रेंज क्या होता है? y की ये वैल्यू ही रेंज होती है। तो fx को y लिया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस का एक्स वाई। ठीक है, अब मतलब हम लोग क्या करते हैं? x की y के टर्म में निकालते हैं, तो x कॉमन लिया तो 1 प्लस वाई आएगा, तो फाइनली x की क्या आ गई? y अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहां से रेंज कैसे निकालोगे? वो डिसाइड करेगा डोमेन। हमें दे रखा था डोमेन यानी कि x दे रखा था लेस देन जीरो। अब अगर LHS हमारा लेस देन जीरो है और इक्वल टू का साइन है, तो क्या जो RHS है यानी कि y अपॉन 1 प्लस वाई, क्या वो भी लेस देन जीरो हो जाएगा? बताओ। क्योंकि अगर ये लेस देन जीरो है, x हमारा डोमेन है, तो LHS अगर लेस देन जीरो है और इक्वल टू का साइन है। अच्छा, ये सेट मेथड है, मतलब कोई भी फंक्शन अगर ऑन टू प्रूफ करना है, fx को y लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की y की टर्म में निकालो और डिसाइड करो y कितना है। ठीक है, तो ये y लेस देन जीरो हो गया, मतलब ये टर्म जीरो हो गया। अब ये एक इनइक्वलिटी है। अब इनइक्वलिटी सॉल्व करने का मैंने तरीका सिखा रखा, नहीं याद है आपको तो मैं बता देता हूं। आपको एक नंबर लाइन लेना है, आपको दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक y फैक्टर है तो y की वैल्यू जीरो आएगी, एक फैक्टर है 1 प्लस वाई, तो इसको माइंड में जीरो करो 1 प्लस वाई को, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। अब वो याद है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अगर क्वेश्चन करें हैं तो नंबर लाइन ऐसे ब्रेक हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे लेस देन जीरो है, तो लेस देन मतलब नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है? -1 से जीरो, यानी कि y बिलोंग्स टू क्या हो गया? -1 से जीरो। तो y हमारा रेंज होता है वो जो कि -1 से जीरो आया है। क्या इसका कोडोमेन भी -1 से जीरो है? तो हम क्या लिख देंगे? कोडोमेन इक्वल टू रेंज। सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, क्योंकि रेंज और कोडोमेन क्या आ गया है? इक्वल आ गया है, तो इसलिए फंक्शन कैसा हो गया?
ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन हो गया। क्लियर है क्या? अगर आपको क्लियर है तो आप नोट कर लें इसको। अब देखो ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एफ सच दैट ए एरो बी लगा रखा है, ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। तो देखो ए के बारे में दे रखा है ये डोमेन है, और बी जो दे रखा है r-2 ये हमारा कोडोमेन है। देखो फंक्शन जब भी डिफाइन होता है ना तो ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, CD कोडोमेन। फंक्शन हमारा ये है, कितना है 2x, fx हमारा कितना है, fx हमारा है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस का 3, ये हमारा फंक्शन है। fx जो है वो कितना है, fx है हमारा 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस का 3, ये हमारा फंक्शन है। तो भाई अगर ये फंक्शन है fx इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो यहां पे आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 ऑन टू है क्या, मतलब बताना है। तो अब याद भी रखो यार कि जब भी ऊपर लीनियर होगा और नीचे लीनियर होगा तो होगा फंक्शन 1 ऑन टू, ठीक है। बस डोमेन और रेंज ठीक हो, ठीक है, लेकिन 99% होंगे, मतलब हो जाएगा अगर डोमेन और कोडोमेन सही दे रखा है तो फिलहाल डोमेन तो सही है r-3, क्योंकि r को आप मतलब x को आप 3 पुट नहीं कर सकते, इसलिए रियल नंबर में से 3 माइनस हो रहा है। डोमेन तो ठीक है। अब कोडोमेन कुछ दे रखा है तो उसके लिए रेंज निकालेंगे, तब पता लगेगा कि कोडोमेन और रेंज बराबर है या नहीं है। अगर होगा तो ऑन टू हो जाएगा। चलो, तो मैंने एक आइडिया तो दे दिया कि इस टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं 1 ऑन टू, लेकिन अगर हमें करना है 1 ऑन टू चेक तो कैसे करेंगे? तो भाई हमारा जो सेट मेथड है 1 का क्या है, 1 का सेट मेथड है fx1 इक्वल टू fx2। तो चलो इसमें पुट कर दो, तो 2x1 प्लस 3 अपॉन x1 माइनस 3, मैंने क्या करा x को रिप्लेस कर दिया x1 से, इक्वल टू यहां पे x को रिप्लेस कर दो x2 से, तो ये आ जाएगा 2x2 प्लस 3 अपॉन x2 माइनस का 3। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2x1 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें x2 माइनस 3 में, इधर ये आपका है 2x2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इससे x1 माइनस 3 से, ठीक है, ये कर दो। तो देखो कितना आएगा यहां से, 2x1 का मल्टीप्लाई x2 में होगा तो 2x1 x2, 2x1 का इसमें 3 में होगा तो माइनस का 6x1 प्लस का 3x2 माइनस का 9 इक्वल टू, इसका करेंगे 2x2 का x1 तो 2x1 x2 आएगा, माइनस का 3 2 जा 6x2 आएगा, प्लस का 3x1 आएगा, माइनस का 9, तो माइनस 9 कट गया, 2x1 x2 कट गया, तो ये बचा माइनस का 6x1 प्लस का 3x2 इक्वल टू माइनस का 6x2 माइनस का 3x1, यही आएगा ना, प्लस का 3x1 सॉरी। तो इसको इधर भेज दो, तो माइनस का 6x1 माइनस का 3x1, 6x2 माइनस का 3x2, तो क्या ये माइनस का 9x2, ये माइनस का 9x1 आएगा, माइनस माइनस कट गया, 9 9 कट गया, तो आगे देखो x1 इक्वल टू x2। और अगर कोई फंक्शन अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज 1 क्या बोलते हैं, फंक्शन इज 1 कैसा फंक्शन है, ये हमारा 1 फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ऑन टू कैसे करते हैं, तो fx जो आपको दिया होता है 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, तो यहां से आपको रेंज निकालनी होती है ऑन टू के लिए। अब हम ऑन टू के लिए कर रहे हैं काम, तो हम fx को y लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं। अगर वहां से रेंज निकालेंगे और रेंज अगर हमारा कोडोमेन के इक्वल आ गया, यानी कि b जो है कोडोमेन है उसके इक्वल आ गया, तो फिर हम कह देंगे ये फंक्शन हमारा ऑन टू है। तो करते हैं 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y के साथ ये मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई का मल्टीप्लाई y में होगा, मतलब y एक्स वाई आ गया, माइनस का 3y इक्वल टू 2x प्लस का 3, एक्स वाई एक्स को टर्म इधर ले जाओ, माइनस का 2x इक्वल टू 3y प्लस हो जाएगा 3, x कॉमन लिया तो y माइनस 2, 3y प्लस 3, तो x कितना आ गया 3y प्लस 3 अपॉन y माइनस का 2। अब आपको यहां से y देखना है, y हमारा रेंज है, तो आप देख सकते हो y की वैल्यू 2 आप नहीं ले सकते, 2 ले लिया तो नीचे वाला टर्म 0 हो जाएगा और नीचे वाला 0 होने का ना अनडिफाइन हो जाएगा। तो y जो है वो
ऑल रियल नंबर होगा लेकिन इसमें 2 नहीं होगा। तो आप बताओ क्या r-2 क्या यही इसका कोडोमेन है? देखो कोडोमेन हमारा बी वाला सेट है और बी वाला सेट दे रखा r-2, तो इसका मतलब है हमारा कोडोमेन और रेंज भी इक्वल है। तो सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो इस अप्रोच से हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं और बड़े प्यार से हो जाते हैं। और ये लॉन्ग आंसर में अगर आ गए 3 नंबर में तो मिनिमम आएगा, तो वो तो हो गया, और लॉन्ग में आ गए तब तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, वो नोट कर लो। तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन जिस पे बोर्ड एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर में ही था। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लेक्चर लगाओ। फीडबैक कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।